नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए नाटक अंधेर नगरी के बारे में। दोस्तों, यह नाटक यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है और बहुत से विश्वविद्यालय के भी पाठ्यक्रम में एमए और बीए के स्तर पर अंधेर नगरी यह नाटक पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज हम अंधेर नगरी नाटक के मुख्य बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, जिनमें हम देखेंगे अंधेर नगरी की कथा क्या है, अंधेर नगरी के मुख्य पात्रों के ऊपर बात करेंगे, अंधेर नगरी को लेकर जो विभिन्न आलोचक हुए हैं तो उन आलोचकों का क्या मत है, इन सभी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। तो अंधेर नगरी यह जो नाटक है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे हम देख लेते हैं। अंधेर नगरी यह एक प्रहसन है जिसे अंग्रेजी में कॉमेडी कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि नाटक जो है, नाटक को रूपक भी कहा जाता है। तो संस्कृत में रूपक के कुछ भेद और उपभेद माने गए हैं। तो उसी रूपक के भेद में एक प्रहसन भी आता है। तो अंधेर नगरी जो है, इसकी शैली क्या है, तो यह रूपक के जो एक भेद है जिसका नाम है प्रहसन, तो यह प्रहसन माना गया है। और इसकी जो रचना है वह 1881 में किया गया, यानी कि यह नाटक जो है 1881 में लिखा गया है। यह लोक कथा पर आधारित प्रहसन है। तो यह जो अंधेर नगरी की कथा ली गई है, ये कहाँ से ली गई है, तो लोक कथा से ली गई है। यह लोक कथा क्या है, इसे हम आगे देखेंगे। उस समय हिंदू नेशनल थिएटर का आरंभ हुआ था। इसी थिएटर के लिए भारतेंदु ने इस प्रहसन को एक ही रात में लिखा था। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय हिंदू थिएटर नाम की एक संस्था का आरंभ हुआ था, जो कि नाट्य संस्था थी और इसमें नाटक खेले जाते थे। तो इसी थिएटर के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस प्रहसन को एक रात में लिखा था। इसका दूसरा भी कुछ आधार है। सामान्यतः कहा जाता है कि उस समय जो अंग्रेज राज थे, तो अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों का शोषण हो रहा था और किस प्रकार अंधेर नगरी थी, तो उसका भी एक अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन इस नाटक में आपको देखने को मिलेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसिर भाजी टकेसिर खाजा। इस प्रहसन में भारतेंदु जी ने उस समय के राज व्यवस्था, उच्च वर्गों की खुशामदी, जाति प्रथा की आलोचना की है। तो जैसे हमने बात किया कि यह जो नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, यह कहावत भी इसी समय से या इसी नाटक से प्रचलित हुई है। आप लोगों ने यह कहावत सुना होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसिर भाजी टकेसिर खाजा। तो यह जो कहावत है ये इसी प्रहसन से लिया गया है। तो इस प्रहसन में भारतेंदु जी ने उस समय की जो राज्य व्यवस्था थी, यानी कि 1881 के समय भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो उनकी जो राज्य व्यवस्था थी उसकी आलोचना में यह नाटक लिखा गया है। और उस समय जो उच्च वर्गों की खुशामदी थी, यानी कि उस समय जो उच्च कुल में या उच्च वर्ग में रहने वाले लोग थे, वो किस प्रकार अंग्रेजों की खुशामद करके उनसे लाभ उठा रहे थे, उनकी ओर भी इस नाटक में आपको संकेत देखने को मिलेगा। और जाति प्रथा की भी इसमें आलोचना देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं। प्रहसन रूपक का वह भेद है जिसमें तामस, सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु आदि नायकों को और नीच प्रकृति के अन्य व्यक्तियों के मध्य परिहास चर्चा होती है, वही प्रहसन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रहसन है क्या। तो जैसे मैंने बात किया था कि रूपक के 10 भेद और 18 उपभेद माने गए हैं, तो उसमें जो 10 भेद है रूपक के, उसमें एक आता है प्रहसन। तो प्रहसन में क्या होता है, जो तामस और सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु, ये जो पात्र होते हैं, इनके बीच में और कुछ
नीच प्रकृति के अन्य व्यक्तियों के मध्य में हास परिहास की चर्चा होती है, तो उसी को लेकर जो रचना लिखी जाती है उसे साहित्य में प्रहसन कहा जाता है। वही दोस्तों, हम भरत मुनि के अनुसार कुछ कथन देख लेते हैं। तो भरत मुनि प्रहसन को क्या कहते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार देखें तो प्रहसन के दो भेद किए जाते हैं, शुद्ध प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। तो अंधेर नगरी की जब हम बात करते हैं तो यह संकीर्ण प्रहसन के अंतर्गत आता है। चौपट राजा का संकेत कहीं न कहीं अंग्रेजी राज्य से है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इस नाटक के बारे में। विदेशी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया गया है। यह नाटक का उद्देश्य है, यानी कि किन उद्देश्यों को लेकर यह नाटक लिखा गया है। अगर आपको ऐसे कुछ प्रश्न आए तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि चौपट राजा का संकेत कहीं न कहीं उस समय का जो अंग्रेजी राज्य है उसके संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चौपट राजा यह जो पात्र है इसका उल्लेख किया है। विदेशी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का भी पर्दाफाश इस नाटक में देखने को मिलता है। अंग्रेजी राज्य के सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का चित्रण किया गया है। लालच छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनाने का नसीहत है। इस प्रहसन का अंत असत्य पर सत्य की विजय के साथ सुखांत है। तो जब इस नाटक की कथा को हम देखेंगे तो इसमें जो असत्य है उसके ऊपर सत्य की विजय दिखाने का भी भारतेंदु जी ने प्रयास किया है, और इस नाटक का जो अंत होता है वो सुखांत होता है। भारतीय साहित्य की यह एक विशेषता रही है कि भारत में जितने भी साहित्य लिखे जाते हैं उसका जो अंत होता है वो सुख के साथ होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जो साहित्य है वो सुखांत है। वहीं जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में यह बात लागू नहीं होती, वहां पर दुखांतक साहित्य देखने को मिलता है। आप लोगों ने अरस्तु और प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा, उनका जो अनुकरण सिद्धांत है तो उसमें उस बात का जिक्र किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि यह जो प्रहसन है अंधेर नगरी, इसमें मुख्य पात्र क्या है। तो इसमें एक महंत होते हैं। तो एक महंत है, उनके दो शिष्य होते हैं। पहले शिष्य का नाम है गोवर्धन दास और दूसरे शिष्य का नाम है नारायण दास। तो ये तीनों ही जो है वो अंधेर नगरी इस राज्य में जाते हैं, जिसकी कथा हम आगे देखेंगे। तो जिस अंधेर नगरी में जाते हैं तो वहां एक बाजार का दृश्य होता है। तो उस बाजार में कुछ पात्र आते हैं, जैसे कि कबाब वाला, तो कबाब वाला जो है वो कबाब बेचता है। फिर घासी राम, नारंगी लाल, हलवाई, कुजड़ीन, मुगल पाचक वाला, मुगल के पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला, बनिया, राजा, मंत्री, माली, दो नौकर, खटियाती, कल्लू, कारीगर, चुने वाला, भिस्ती, कसाई, गड़ेबिया, कोतवाल और 4 सिपाही। तो यह कुछ पात्र हैं अंधेर नगरी के। तो इनमें मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें तो महंत, गोवर्धन दास, नारायण दास और राजा, ये इसके मुख्य पात्र हैं। और कुछ गौण पात्रों की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो कुछ जैसे कि कोतवाल है, फिर कल्लू है, चुने वाला है, भिष्टी है, इनको लेकर जो कहानी है वह आगे बढ़ती है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसकी जो मुख्य कथा है वह क्या है। तो यह जो नाटक है यह कुल इसके अंदर 6 दृश्य यानी कि 6 अंक हैं। तो अगर प्रश्न आए कि अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक हैं या कितने दृश्य हैं, तो इसमें 6 अंक या 6 अंक या 6 दृश्य हैं। तो हम इसकी कथा जो है वह 6 अंकों में विभाजित है। तो इनके हम 6 अंक की कथा को हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला जो अंक है या पहला दृश्य है उसका नाम दिया गया है बाहरी प्रांत,
यानी कि कह सकते हैं कि बाहरी प्रांत में जो महंत है और उनके जो दो शिष्य हैं, दो शिष्य कौन से हैं? तो पहले है नारायण दास और दूसरे गोवर्धन दास। तो ये दो शिष्य को लेकर ये जो नगरी है उसके बाहर हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बाहरी प्रांत। तो इसमें मुख्य रूप से इन्हीं तीन पात्रों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो प्रथम दृश्य में महंत और उनके दोनों शिष्य भजन गाते हुए एक नगर में प्रवेश करते हैं। तो यानी कि जो बाहरी प्रांत है, बाहर से वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक नगर में प्रवेश करते हैं। तो वह नगर कौन सा है? अंधेर नगरी वह नगर है। महंत अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में लोभ का परित्याग करना चाहिए। लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर के विवेक को नष्ट कर देती है। अपने शिष्यों के प्रवृत्ति के अनुसार गुरु दोनों को उन्हें दो विपरीत दिशाओं में भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं। तो जैसे ही महंत जो हैं, महंत गुरु अपने दो शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास को लेकर एक नगर में प्रवेश करते हैं। उस नगर का नाम है अंधेर नगरी। तो उसमें अपने शिष्यों को कुछ उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए और व्यक्ति के अंदर हमेशा जो लालच करने से उसका जो विवेक करने की शक्ति है वह नष्ट हो जाती है। तो इस तरह कुछ उपदेश महंत के द्वारा अपने दोनों ही शिष्यों को दिया जाता है। और नगर में आने के बाद इनके दोनों ही शिष्यों को जो गुरु हैं वो दो विपरीत दिशाओं में भेज देते हैं भिक्षाटन के लिए। आप लोग जानते होंगे कि पहले के समय में जो गुरु होते थे, शिष्य होते थे, तो गुरु अपने शिष्यों को नगरों में भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे और वो जो भिक्षा मिलती थी उसी से वे लोग अपना भरण पोषण करते थे। तो इसलिए दो विपरीत दिशाओं में दोनों को भेज दिया गया है। अपने गोवर्धन दास जो थोड़ा सा लोभी, आलसी और लालची था, यानी कि इसका जो गोवर्धन दास पात्र है वो कैसा है? वो लोभी भी है, आलसी भी और लालची है। उसे गुरु ने पश्चिम दिशा की ओर भेजा है। तो गोवर्धन दास को कहाँ भेजा है? तो पश्चिम दिशा की ओर। नारायण दास जो परिश्रमी था उसे पूर्व की दिशा में भेजा है। तो अगर यह प्रश्न आए कि नारायण दास ये जो पात्र है ये कैसा है, तो इसका जो स्वभाव है वो कैसा है? वो परिश्रमी है, ईमानदार है। परंतु वहीं गोवर्धन दास की बात करें तो ये कैसा है? लोभी है, आलसी है और इसके अंदर लालच भरा हुआ है। गोवर्धन दास अपने गुरु महंत जी से कहता है कि वह बहुत भीख लेकर उसके पास लौटेगा। महंत उसे समझाते हैं कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच ही पाप का मूल है। तो अगर यह कथन आपको आए कि लालच ही पाप का मूल है तो यह कथन किसका है? तो यह कथन महंत का है। और महंत यह कथन किसे कहते हैं? तो यह कथन गोवर्धन दास को कहते हैं। दोस्तों, यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में अक्सर यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ कथन दिए जाते हैं और ये कहते हैं कि यह कथन किसने किससे कहा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि लालच ही पाप का मूल है, यह कथन महंत ने अपने गोवर्धन दास शिष्य से कहा था। लालच से यश और मान सम्मान दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें भारतेंदु जी यह संदेश देते हैं कि पूर्व में रहने वाले भारतीय जब पश्चिम का अनुकरण करते हैं तो ना हम घर के रहते हैं और ना ही घाट के, क्योंकि हमारा मूल, हमारी संस्कृति पश्चिम से भिन्न है। तो यानी कि इसमें भारतेंदु जी ने हमें यह संदेश देने का भी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इसके अंदर यह संकेत हमें मिलता है, भारतेंदु जी के द्वारा यह संदेश मिलता है कि हमें जो पूर्व, यानी कि जो हमारे जो पाश्चात्य देश है उसका हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके उसे हमें उनकी संस्कृतियों को, उनकी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति भिन्न है। तो यह पहले अंक में कुछ दृश्य हमने देखा जिसमें कि महंत हैं अपने शिष्य को लेकर एक नगर में आते हैं और उन्हें कुछ उपदेश देकर भिक्षा मांगने के लिए भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा दृश्य क्या है।
तो दूसरा जो दृश्य है या दूसरा अंक है, यह बाजार का दृश्य है। यानी कि वो जो शिष्य है अब कहाँ पर आ गया है, बाजार में आ गया है। तो बाजार में कुछ पात्र हैं जैसे कि कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, गुजरी, चुनर वाला, मछली वाला, बनिया, पाचक वाला, मुगल, जात वाला, यानी कि एक ब्राह्मण भी है। तो दोस्तों वो जो गोवर्धन दास है वह यहाँ पर बाजार में पहुंचता है। तो इसके दृश्य है या ये जो कथा है वह कैसे आगे बढ़ती है इसकी ओर हम बात करते हैं। तो दूसरी दृश्य की कथा बाजार से शुरू होता है, जहां पर बाजार की चहल पहल के साथ साथ छोटे छोटे विक्रेता अपनी वस्तुओं को आकर्षक बनाकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस दृश्य में कुल 11 पात्र हैं। गोवर्धन दास बहुत खुश है। उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि यहाँ पर हर चीज टके से मिलती है। तो इनका महंत का जो लालची शिष्य है जिसका नाम है गोवर्धन दास, वह इस जब बाजार में आता है तो वह देखकर काफी आश्चर्य होता है और उसके मन में जो है वो लालच जो है वो जाग जाती है। वह यह देखकर काफी खुश होता है कि इस बाजार में हर चीज जो है वो टके सेर है। नमकीन भी टके सेर, मिठाइयां भी टके सेर। वह पूछता है कि इस नगर का नाम क्या है, यहाँ के राजा कौन है। उसे उत्तर मिलता है इस नगर का नाम है अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी इसी नगरी का नाम है और इसी नगर के नाम पर इस नाटक का, इस प्रहसन का नाम भी पड़ा है अंधेर नगरी। तो यहाँ के जो नगर का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ का राजा जो है वह चौपट है, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ पर मूल्यवान और मूल्यहीन दोनों तरह की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं हो, यानी कि जहां पर मूल्यवान और मूल्यहीन दोनों ही तरह की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं हो, दोनों को सामान बना दिया गया हो, वहां का राजा विवेकहीन ही होगा। यानी कि यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह प्रश्न खड़ा किया गया है कि जहां पर जो मूल्यवान वस्तु होती है और मूल्यहीन वस्तु है उनकी कीमत एक हो जाती है, तो उनके राजा कैसे होंगे, तो वो विवेकहीन ही होंगे, क्योंकि विवेकहीन राजा ही ऐसा कर सकता है कि वो मूल्यहीन वस्तु और मूल्यवान वस्तु दोनों की कीमत एक तय करे। आगे देखते हैं हम, यहां तक कि इस बाजार में ब्राह्मण की अपनी जात भी टके सेर में बेचनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो जाति व्यवस्था है उसके ऊपर भी व्यंग्य किया है। उदाहरण हम देखते हैं, जात ले ले जात, यानी कि जो ब्राह्मण है वह टके के भाव में जात बेच रहा है, तो वह क्या कहता है यह हम देखते हैं, जात ले जात टके सेर जात एक पका दो, हम अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था कर दे। यानी कि यहाँ पर जो जाति व्यवस्था समाज में व्याप्त थी उसकी ओर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकेत किया है। बाजार का शोरगुल भीड़ का एक तंत्र मात्र नहीं होकर उस समय की प्रशासन व्यवस्था और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार कुव्यवस्था को हमारे सामने रेखांकित करता है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इस बाजार के माध्यम से जो उस समय की प्रशासन व्यवस्था है और समाज में फैले हुए जो भ्रष्टाचार है, कुव्यवस्था है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं इस नाटक के माध्यम से। तो यहाँ पर जो दूसरा दृश्य है वह समाप्त होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो गोवर्धन दास है वह बाजार में आता है और इस बाजार में आने के बाद दोस्तों यहाँ से वो बहुत सी सामग्री लेकर अपने गुरु के पास जाता है। तो आइए हम तीसरा अंक देखते हैं। तो तीसरा अंक है जंगल है, यानी कि बाजार से वह वस्तुएं लेकर अपने गुरु के पास जंगल में आता है। तो महंत और दोनों शिष्य तीसरा दृश्य में जंगल में मिलते हैं। यहाँ पर नारायण दास राम भजो का जप करता है, यानी कि इसमें जो उनका पहला शिष्य था जिसका नाम था नारायण दास,
उसका नाम ही कैसा है, नारायण है, यानी कि वह सत्पात्र है। और गोवर्धन दास यह क्या है, असत पात्र है। तो नारायण दास जो है वह राम भजो का जप करते हुए आता है। तो अगर आपको यह प्रश्न आए कि राम भजो का गीत या जप कौन करता है, तो यह नारायण दास। और गोवर्धन दास सपने में भी अंधेर नगरी को याद करता है, क्योंकि वहां हर चीज टके सिर मिलने से बहुत खुश है। महंत शहर में गुनी और अवगुनी एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं। वे अपने शिष्यों को तुरंत ही समझाते हुए शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। यानी कि जैसे ही गोवर्धन दास जो है वो अपने गुरु के पास आता है और वह सारी घटना का जिक्र करता है कि हम एक नगर में गए थे, उसमें उस बाजार में हर वस्तु की कीमत टके सिर में थी। तो यह बात जैसे ही गुरु सुनता है तो वह सचेत हो जाता है, वह समझ जाता है कि जहां पर मूल्यहीन और मूल्यवान वस्तु की कीमत एक है, वह राजा कैसा होगा, अविवेकी राजा होगा। इस नगर में हमें रुकना नहीं चाहिए और इस यह शहर को हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं, सेत सेत सब एक से जहां कपूत कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू ना कीजे पास। यह कथन किसका है, तो यह महंत का है। यानी कि इनके जो गुरु हैं वो कहते हैं कि सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू ना कीजे वास। यानी कि जहां पर कपूर और कपास दोनों ही की कीमत एक हो, वैसे देश में हमें निवास नहीं करना चाहिए। नारायण दास अपने गुरु का बात मान लेता है और गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वही रहने का फैसला करता है। यह कहकर महंत चले जाते हैं। जाते जाते महंत उसे कहते हैं कि यदि कभी कोई कठिनाई आए तो वह उन्हें याद करे ताकि वे उसकी मदद कर दें। यानी कि हम देखते हैं कि ये जो कहानी है आगे बढ़ती है। जो गोवर्धन दास है वो बाजार से बहुत कुछ सामग्री लेकर आता है अपने गुरु के पास। उसके गुरु को जब इन सारी घटनाओं का पता चलता है तो वह कहते हैं कि जहां पर मूल्यहीन और मूल्यवान वस्तु की कीमत एक है, वहां पर हमें रुकना नहीं चाहिए और ऐसे शहर को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। इसीलिए वह और उसके जो एक शिष्य है नारायण दास, यह अपने गुरु के साथ चला जाता है। परंतु जो लालची शिष्य है, तो लालची कौन है, गोवर्धन दास। तो गोवर्धन दास स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में यहीं पर रुक जाता है। परंतु जाते जाते जो महंत है वो अपने शिष्य को कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम्हें कठिनाई हो, तो तुम मुझे याद करना और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर तीसरा जो अंक है वह समाप्त होता है। अब चौथा जो दृश्य है वो हम देखते हैं, स्थान राज्यसभा का है। पहला सेवक, इसमें कुछ पात्र हैं जिसमें पहला सेवक, मंत्री, राजा, नौकर, कल्लू, बनिया, फरियादी, काली कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, गडेरिया, कोतवाल और कसाई। यानी कि यह जो पात्र हैं इस अंक में आपको देखने को मिलेंगे। तो चौथा जो दृश्य है उसमें चौथा दृश्य के अंधेर नगरी में चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। यानी कि इस दृश्य में चौपट राजा का जो दरबार है वह लगा हुआ है और चौपट राजा अपने दरबार में कैसा न्याय करता है उस न्याय का भी जिक्र इस दृश्य में आपको देखने को मिलेगा। राज्यसभा में राजा, मंत्री, नौकर आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। राजा जो है वो मूर्ख है, वह सेवक को अकारण सजा देना चाहता है। मंत्री उसकी जी हजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे अधिक मूर्ख है। वह अविवेकी, बुद्धिहीन और डरपोक है। उसी समय दरबार में आकर एक व्यक्ति शिकायत लेकर उपस्थित होता है। यानी कि यहाँ पर राजा कैसा है, मूर्ख है, और उसके जो मंत्री हैं वो कैसे हैं, जी हुजूरी करने वाले। और इस दरबार में जिसमें राजा मूर्ख हैं, उनके मंत्री चापलूस है, वहां पर एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आता है। वह कहता है कि
कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी नीचे दबकर मर गई। यानी कि एक व्यक्ति जो है वह शिकायत लेकर आता है कि कल्लू बनिया जो है उसकी दीवार गिर जाने से उसकी जो बकरी है वह नीचे दबकर मर गई, इसलिए उसे न्याय चाहिए। तो इसलिए उसे न्याय और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ नगर के कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वहां से चला जाता है। तो यह जो कथा है वह इस प्रकार है कि जो एक व्यक्ति है वह फरियाद लेकर आता है कि कल्लू बनिया जो है वह उसकी दीवार गिरने से इस फरियादी की बकरी नीचे दबकर मर जाती है। तो राजा कहता है कि कल्लू बनिया को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो कल्लू बनिया कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, जिस व्यक्ति ने कारीगर ने यह दीवार बनाई थी उसने दीवार कच्ची बनाई थी, इसलिए दीवार गिर गई और बकरी मर गई। तो राजा कहता है कि उस कारीगर को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो कारीगर कहता है कि मेरी गलती नहीं है, जो चूने वाले ने चुना दिया वो मिलावटी दिया, तो जिसके कारण दीवार कमजोर बनी और बकरी गिर के मर गई। तो राजा कहता है कि चूने वाले को फांसी पे चढ़ा दो। तो चूने वाला कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, चूने में पानी ज्यादा मिल गया, क्योंकि जो भिश्ती है, भिश्ती ने जो मुझे सामान दिया था, पानी रखने का जो बर्तन है वह बड़ा था, जिसके कारण उसमें चूने में ज्यादा पानी मिल गया और इसके कारण दीवार गिर गई। तो फिर कहता है कि भिश्ती को फांसी पे चढ़ा दो। फिर भिश्ती भी अपना पक्ष देता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, जिस गड़ेरिया ने मुझे भेड़ दिया था उस भेड़ की साइज जो थी वो बड़ी थी, इसके कारण जो भिश्ती बनी वो कैसी बनी, बड़ी बनी, जिसके कारण दीवार गिर गई। तो कहता है गड़ेरिया को फांसी पे चढ़ा दो। तो राजा गड़ेरिया को फांसी पे चढ़ाना चाहता है। फिर गड़ेरिया अपना पक्ष रखता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैं भेड़ दे रहा था तो वहां से कोतवाल की गाड़ी गुजरी जिससे कि अफरा तफरी मच गई, जिससे मैंने गलत भेड़ दे दिया और यह दीवार गिर गई। तो फिर कहता है कि कोतवाल को फांसी पे चढ़ा दो। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा जो है वो अविवेकी है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति है, वह केवल सजा देना चाहता है, इसलिए वह हर किसी को फांसी पे चढ़ाने की बात करता है। और अंत में हम देखते हैं दोस्तों कि जब इस कोतवाल को फांसी होने वाली होती है तो आगे की कथा हम आगे देखेंगे, क्योंकि इस कोतवाल को फांसी होने वाली होती है तो फांसी की जो साइज है, रस्सी की साइज है, यह इस कोतवाल के गले में फिट नहीं आती, क्योंकि इसका जो गला है वह ऐसा है, पतला है। तो फिर इसे फांसी न देकर राजा कहता है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी दे दो जिसके गले में यह रस्सी फिट आए। तो इसलिए जो सैनिक है वो नगर में मोटे आदमी को खोजने के लिए आते हैं। तो आगे हम कथा देखते हैं कि आगे क्या कथा है। तो पांचवा दृश्य जो है, पांचवा अंक है, वो अरण्य का है। इसमें गोवर्धन दास एक पात्र है और 4 प्यादे यानी कि 4 सिपाही हैं। तो पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास टके सिर मिठाई खा खाकर बहुत मोटा हो गया है। वह आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता हुआ अपने आप में मस्त है। वहां के लोग विवेक शून्य है, वे बुद्धि से रहित है, पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति लोगों में अंधभक्ति है, वह जो कुछ भी कहता है सब ठीक माना जाता है। उन लोगों का मानना है कि राजा अन्याय नहीं कर सकता है, सबको एक ही लाठी से हाका जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी गोवर्धन दास बहुत खुश है, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। वह सोचता है कि उसने गुरु के साथ न जाकर बहुत अच्छा किया। तभी गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे बताते हैं कि बकरी मरी है, इसलिए न्याय के खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि जब जो बकरी मरी है
उसके लिए न्याय के खातिर, यानी कि किसी न किसी को तो न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय कैसे मिलेगा? जब किसी को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो अब पूरे नगर में जो है कोई भी मोटा आदमी नहीं है, इसलिए लोग अब कोतवाल जो है वह सिपाही जो है वो गोवर्धन दास को पकड़ के लेके जाते हैं। तो न्याय के खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। जब दुबले पतले कोतवाल के गले में फांसी का फंदा बड़ा हो गया, तब राजा ने किसी मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म दे दिया। तुम मोटे हो इसलिए तुम्हारी गर्दन उसमें आ जाएगी। वैसे भी साधु महात्माओं की दशा दयनीय है। राजा के डर से यहाँ कोई मोटा नहीं होता है। गोवर्धन दास अपने को असहाय पाकर रोता है, चिल्लाता है और अपने गुरु को सहायता के लिए बुलाता है, लेकिन सिपाही बलपूर्वक उसे ले जाते हैं। यानी कि इस नाटक में हम देखते हैं जो कथा है वो आगे बढ़ती है कि कोतवाल को फांसी होने वाली है, परंतु जो रस्सी का फंदा है वो उसके गले में फिट नहीं आता है, क्योंकि कोतवाल जो है वह पतला है। यहाँ पर एक बात का जिक्र भी आया कि राजा के डर से कोई भी आदमी मोटा नहीं होना चाहता, क्योंकि राजा ऐसे ही लोगों को फांसी पे लटका देता है। तो इसलिए गोवर्धन दास को पकड़ के सिपाही लेके जाते हैं और गोवर्धन दास अपने गुरु को याद करता है। और ये अंतिम छठवां जो अंक है, दृश्य है, इसमें शमशान का दृश्य है। गोवर्धन दास, 4 सिपाही, गुरु, महंत, राजा, मंत्री और कोतवाल, ये सभी इसमें पात्र हैं। तो छठे दृश्य में सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वह सिपाहियों से अनुनय विनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते। यानी कि वह काफी विनती करता है सिपाहियों से, परंतु उसकी सिपाही एक भी नहीं सुनते। उस समय उसके गुरु अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहां आ जाते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर महंत उसके कान में धीरे से कुछ कहते हैं। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। गुरु चेले के इस विवाद से सिपाही हैरान होते हैं कि ये दोनों मरने के लिए विवाद क्यों कर रहे हैं। यह देखकर राजा और मंत्री और कोतवाल गुरु से यह जानना चाहते हैं। तभी गुरु कहते हैं कि इस अवसर पर जो मरेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। गुरु के बात पर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाता है। तो जब गोवर्धन दास को पकड़कर लेकर आया जाता है उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए, तो वहां पर वह अपने गुरु को याद करता है और गुरु अपने चेले के साथ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो गोवर्धन दास के द्वारा पूरी कहानी सुनने के बाद गुरु गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं और फिर दोनों ही आपस में विवाद करने लगते कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा। यह सुनने के बाद राजा, मंत्री, कोतवाल सभी जो है वो वहां पर आते हैं और वो इसका कारण पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि तुम फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में झगड़ रहे हो। तो गुरु कहता है कि यह जो मुहूर्त है वह काफी अच्छा मुहूर्त है। यहाँ पर जो भी मरेगा फांसी चढ़ के वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो यह बात सुनकर राजा जो है कि मूर्ख है, अविवेकी है, वह सोचता है कि जब यहाँ पर मरने वाला स्वर्ग में जाएगा तो इन दोनों को स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए। स्वर्ग में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। इसलिए राजा स्वयं फांसी पर चढ़ के मर जाता है और यहीं पर यह जो कथा है, ये जो प्रहसन है वह यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो अंत में गुरु जी की अर्थगर्भित उक्ति है, यानी कि अंत में गुरु जी कुछ कहते हैं, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ये ऐसे ही आप भी नशे जैसे चौपट राज। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः नष्ट हो जाता है। यानी कि गुरु जो है अंत में ये उपदेश देते हैं। यह पंक्ति भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाए कि यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जो है वो महंत ने कही थी कि जहां न धर्म है, न बुद्धि है और न ही नीति है और न ही समाज। तो यानी कि ऐसे समाज में सज्जन व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए जहां पर न धर्म हो, न बुद्धि हो, न नीति हो। और ऐसे समाज में क्या होगा? ऐसे समाज में जो आप
ये ऐसे ही आप ही नशे जैसे चौपट राज, यानी कि यह जो समाज है, यह राष्ट्र है, यह जो नगरी है, वह ऐसे ही नष्ट हो जाएगी जैसे कि राजा चौपट नष्ट हो गया। तो यहाँ पर यह जो नाटक है, प्रहसन है, यह समाप्त होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस प्रहसन के बारे में जो हिंदी के विभिन्न आलोचक हुए हैं, प्रसिद्ध आलोचक है, उनके क्या मत हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामविलास शर्मा का कथन, यानी कि रामविलास शर्मा अंधेर नगरी के बारे में क्या कहते हैं। अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। तो रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि यह जो अंधेर नगरी है, यह अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है, और इस नाटक में अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना न करके केवल इस अंधेर नगरी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता को भी जागरूक करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक के माध्यम से किया है, ऐसा रामविलास शर्मा का मानना है। आगे हम देखते हैं, रामविलास शर्मा ने इस रचना को कालजयी कृति भी कहा है। नेमीचंद्र जैन, तो नेमीचंद्र जैन क्या कहते हैं, अंधेर नगर में यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षक मिश्रण हुआ है। लक्ष्मी सागर वासनीय, ये अंधेर नगरी के बारे में क्या कहते हैं, तो अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुण अवगुण का भेद नहीं, वहां प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। कि वो उसी नाटक का उद्देश्य इस अपने कथन के द्वारा कहते हैं। सिद्धनाथ कुमार, इनके द्वारा अंधेर नगरी के बारे में कहा जा रहा है कि अंधेर नगरी में यह चौपट राजा की कथा है जिसे न्याय अन्याय का भेद नहीं है और जो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का बड़ा व्यंग्यात्मक एवं आकर्षक चित्र अंकित हुआ है। तो दोस्तों यह था आपका नाटक, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखकर इससे कुछ लाभ उठा सके, यही इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।